RBSc क्लास 12th चैप्टर नंबर हमारे पास है ये 9 समाकलन। इंटीग्रेशन। सबसे पहले समाकलन या इंटीग्रेशन कहते किसे हैं? हमें अगर कोई भी वक्र दे दिया जाए और इस वक्र के अंदर जो भी हमारे पास क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि जो है उसे हम समाकलन कहते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र निकालना है तो हम एक आयताकार पट्टिका लेके चलते हैं। इस आयताकार पट्टिका जिसकी चौड़ाई dx और लंबाई y है, तो इस आयत का क्षेत्रफल y dx होगा। और इस तरह की अगर अनंत पट्टिकाएं बनती हों तो नॉर्मली हम क्या करते थे, सिग्मा का उपयोग करते थे इन सबको जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सिग्मा का तो उपयोग, क्योंकि इस तरह की कई पट्टिकाएं बनेंगी, हम उन सब पट्टिकाओं का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। अगर उन सब का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए वैसे तो हम उपयोग करते हैं किसका, सिग्मा का, लेकिन यहाँ पे सिग्मा का उपयोग न करते हुए हम सम का उपयोग करते हैं। सम यहाँ पे समाकलन का चिन्ह होगा। तो इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम लिखेंगे समाकलन y dx। ये जो चिन्ह है समाकलन का वो सम से निकला हुआ है। इस सम में पहला अक्षर s है, इस s को बड़ा करके लिख दो, समाकलन का चिन्ह बन गया। यानी हम जोड़ कर रहे हैं, एक तरह से ये योग को ही व्यक्त कर रहा है समाकलन, कोई अन्य पार्ट नहीं है हमारे पास। और इस योग का हम इंग्लिश में सम कहते हैं, और उस सम का जो पहला अक्षर s है उस s को बड़ा करके लिख दिया, जिसके कारण इसको हम समाकलन y dx के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जब आयत का क्षेत्रफल या किसी भी भाग को हम ज्ञात कर रहे हैं, अवकलन क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना था। कोई एक बड़ा टुकड़ा दिया हुआ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे थे। परिवर्तन की दर 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात कर रहे हैं, 1 मिनट में कितना परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो एक छोटे टुकड़े में कितना चेंज आ रहा है वो ज्ञात कर रहे थे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो उसको अवकलन कहेंगे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस इकट्ठा करेंगे तो क्या कहेंगे, समाकलन। अब छोटी सी बात ये है हमारे पास, क्योंकि अवकलन में टुकड़े किए थे और समाकलन में उन्हीं टुकड़ों को वापस इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाकलन जो है वो अवकलन का विपरीत होगा और अवकलन जो है वो समाकलन का विपरीत होगा। अगर हमें अवकलन याद है तो समाकलन के सूत्र याद हो सकते हैं, अगर समाकलन याद है तो अवकलन के सूत्र याद किए जा सकते हैं। 2 प्रकार के समाकलन हम पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास है अनिश्चित समाकल और एक आ जाए निश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल, इसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का समाकलन करना है या यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो भी मान होगा वो अनिश्चित समाकल कहलाएगा। निश्चित समाकल, अगर मैं निश्चित बाउंड कर दूं कि आपको इस दीवार से लेकर उस दीवार तक का क्षेत्रफल निकालना है, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका अर्थ होगा कि हमें ये एक निश्चित है कि इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। और कहीं पे हम सीधा कह दें, एक खेत में गए और उस खेत में कह दें कि इस खेत का क्षेत्रफल निकालो, निश्चित ना हो आपको ये कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो वह अनिश्चित समाकल कहलाएगा। अनिश्चित समाकल और निश्चित समाकल में एक ही हमारे पास अंतर आएगा कि एक तो यहाँ अगर मैं निश्चित कह दूँ कि a से लेकर b तक, तो इसको जब हम हल करेंगे या समाकलन करेंगे तो a से b तक कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं समाकलन को।
अगर इस तरह से कोई भी मान आ जाता है तो उसको तो हम कहेंगे निश्चित समाकल या डेफिनेट इंटीग्रल। और जबकि अगर हमारे पास ये निश्चित ना हो तो इस प्रकार का जो समाकल होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित समाकल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस इनडेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक और अंतर आएगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे अनिश्चित समाकल है। अब अनिश्चित समाकल का मतलब है जब मैं इसको बिना बाउंड किए कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ इस वक्र के नीचे नीचे के भाग का, कहीं ना कहीं तो कुछ छूट सकता है हमसे, गलती हो सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्या सारे के सारे y dx बनेंगे, सारे तो नहीं बनेंगे, सारों की लंबाई y और इसकी चौड़ाई dx तो नहीं रहेगी। उस स्थिति में जैसे यहाँ पे मान कुछ अलग था, अगर मैं इसको इस लंबाई में परिवर्तन करूँ तो ये मान तो छूट गया हमारे पास, जो हमारे पास आया ही नहीं इसमें ये मान छूट गया हमारे पास, जो इसमें काउंट ही नहीं हुआ, ये जो भाग है। इसमें हमारे पास कुछ और भाग छूट रहा है, कुछ भाग छूटता जाएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें निश्चित रूप में, यानी परफेक्ट हमारे पास समाकलन आ जाए। अगर निश्चित रूप में कोई परफेक्ट समाकलन नहीं आता, कुछ भाग छूट रहा है, तो उस छूटे हुए भाग की गलती को हम छुपाने के लिए एक सी का उपयोग करेंगे जब भी समाकलन करेंगे। किसमें, अनिश्चित समाकल में। वो सी क्या होगा, समाकल गुणांक, क्या कहेंगे उसको, समाकल नियतांक। यहाँ समाकलन का नियतांक है, जब भी अनिश्चित समाकल करेंगे प्लस में सी जरूर लिखेंगे। अब सबसे पहले जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम अवकलन करें x की घात n+1/n+1 का, क्या आएगा, 1/n+1 तो नियतांक है, बाहर आ जाएगा। x की घात n+1 का अवकलन, पावर पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, n+1 से n+1 कट गया, मान क्या बचा। तो अब जब समाकलन करेंगे तो x की घात n का जो समाकलन है, इसका समाकलन वो आ जाएगा x की घात n+1/n+1 प्लस में c। अगर अनिश्चित समाकल है तो प्लस c लगाना जरूरी है, अगर प्लस c नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे भी अनिश्चित समाकल के लिए। और निश्चित समाकल में लगाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ निश्चित है, इस एरिया को निकालना है, वहाँ गलती होने के चांस नहीं है। अगर मैं कहूँ इस कमरे का क्षेत्रफल निकालो तो कमरे का क्षेत्रफल सीधा सीधा निकाल सकते हो नाप के। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास इस एरिया का क्षेत्रफल निकालो, एरिया कहाँ से कहाँ तक है, कुछ ना कुछ छूट भी सकता है, कहीं कोई कॉर्नर छूट गया, कहीं कोई पार्ट बच भी सकता है, तो उस स्थिति में हम उसको सी से व्यक्त करते हैं, उसे हम अनिश्चित समाकल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब इसके कुछ सूत्र हैं जो आपने अवकलन में किया हुआ है और समाकलन में किए हुए हैं, उनको हम तुलनात्मक रूप में अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो मान आएगा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि x की घात n+1/n+1 का अवकलन, अब ये भी किया हमने हल, क्या था, x की पावर n था, तो समाकलन के अंदर x की घात n का समाकलन क्या होगा, x की घात n+1/n+1 प्लस c। इसमें एक निश्चित भाग है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान -1 हुआ तो n की जगह -1 रखने पर बटे में 0 बन जाएगा, और बटे में 0 का मतलब अपरिभाषित मान होगा। लेकिन हमने एक अवकलन किया हुआ है d/dx ऑफ log x का, log x का अवकलन क्या था, यानी x की घात -1 थी। अगर x की घात -1 थी तो अब समाकलन में हमारे पास जब 1/x आएगा, x की घात -1 आएगी तो उसका समाकलन log x होगा प्लस c। उल्टा ये इसका अवकलन है, इसका समाकलन ये होगा। आई बात समझ में। फिर तीसरा मान d/dx, e की घात x का समाकलन क्या था, e की घात x अवकलन था, और e की घात x का समाकलन भी क्या होगा, e की घात x प्लस c। चौथा d/dx ऑफ a की घात x बटे log a, हम जो भी मान निकालते हैं उसका उल्टा करेंगे, 1/log a तो बाहर आ जाएगा,
ए की घात x का अवकलन था, ए की घात x लोगे, लोगे से लोगे कट गया, ए की घात x आएगा, यानी ए की घात x बटे लोगे का अवकलन ए की घात x था, तो ए की घात x का समाकलन ए की घात x बटे लोग ए होगा। अवकलन में जो चीज़ गुणा में आया करती थी समाकलन में वो अब भाग में आया करेगी। सिंपल सा मान है, सिंपल सी स्थिति। हमने ए की पावर x का अवकलन किया था, ए की पावर x गुणा log a था, समाकलन करेंगे तो ए की पावर x बटे log a आएगा। बता रहा हूँ मैं, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, अवकलन में गुणा में आ रहा है, इसमें भाग में आएगा। हम sin 2x का अवकलन करते थे, क्या आता था, cos 2x गुणा 2, यही था। अब हम समाकलन करेंगे ना तो वो माइनस का cos 2x बटे 2 आएगा, 2 गुणा में ना आकर समाकलन में क्या आएगा, भाग में आएगा। उल्टा करना है बस, अवकलन का उल्टा। जो चीज़ गुणा में आती थी वो भाग में आएगी, जो भाग में आती थी वो गुणा में आएगी। ये परिवर्तन हम याद रखेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। अब इसमें 5वां सूत्र है हमारे पास, ए की पावर x log x इनका हो गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का सूत्र था cos x, तो cos x का समाकलन आएगा माइनस का प्लस का साइन एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स माइनस cos x का अवकलन करें तो प्लस का साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x प्लस सी, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन आता है सेक स्क्वेयर एक्स, तो सेक स्क्वेयर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, तो कोसेक स्क्वेयर एक्स का जब भी समाकलन करेंगे माइनस का कोट एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। 10वां डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का समाकलन अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स था, तो अब की बार कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस, और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो समाकलन में जब करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का समाकलन प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा, और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। 12वां डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसके अनुसार 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के 2 सूत्र हो रहे हैं, वो दोनों लास्ट हैं हमारे पास। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका उपयोग बहुत कम है, और जितना उपयोग कम होता है उतने याद रखने कई बार मुश्किल हो जाते हैं। सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ मापांक x होता है मोस्टली, और डी बाई डी एक्स ऑफ ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंफर्म है वो, तो -1/x स्क्वेयर माइनस 1। तो जब समाकलन करेंगे 1/x स्क्वेयर माइनस 1 का,
तो ये सीधा आ जाएगा या तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक बात तो ये कि जब भी हम समाकलन कर रहे हैं, उत्तर में अगर त्रिकोणमिति के साथ सी आता है, उत्तर में, क्वेश्चन में नहीं, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अवकलन में तो अवकलन करते वक्त अगर त्रिकोणमिति में सी आता था तो उसका उत्तर माइनस में आता था। समाकलन में अगर समाकलन करने के बाद उत्तर जो त्रिकोणमिति है उसमें से सी आ रहा है तो माइनस में आ रहा है। दूसरा पार्ट, समाकलन में मैंने अभी अभी इन 2 सूत्रों में या 3-4 सूत्र जो बताए मैंने, उनमें ये बताया कि इसका मान साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है। अब उत्तरमाला में हो सकता है कि वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दे और आप माइनस वाला लिख दो, और हो सकता है कि आप साइन इनवर्स वाला लिख दो और वो किताब वाला माइनस कॉस इनवर्स वाला। तो एक समाकलन, अनिश्चित समाकल का मान समाकलन की विधि पर निर्भर करता है। आप जो विधि लगाओगे उसके अनुसार उत्तर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उत्तर जो है वो उत्तरमाला से मैच हो, आंसर शीट से मैच हो, कोई कंफर्म नहीं है। आपको समाकलन करना है और समाकलन इंटीग्रेशन करने के बाद उसका जो भी आंसर आ रहा है, अगर वो मैच नहीं करता है तो एक बार मेरे से पूछेंगे कि ये मैच नहीं कर रहा, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, विधि सही है या नहीं। यहाँ इंटीग्रेशन में एक निश्चित पार्ट है कि आप जब भी समाकलन कर रहे हो उसकी विधि सही होनी चाहिए, आंसर कुछ भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये समाकलन आ जाए, आप लिख दो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, उत्तरमाला में माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ना तो आप गलत ना उत्तरमाला गलत, दोनों ही हैं। या फिर आपने लिख दिया माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी और किताब वाले ने tan इनवर्स एक्स प्लस सी लिख रखा उत्तरमाला में, सही दोनों हैं। ये नहीं है कि आपका गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, वो बस निर्भर कर रहा है आपके ऊपर कि आपका जो हल निकाला है उसके अंदर आपने जो आंसर निकाला है वो भी सही है, किताब ने जो आंसर निकाला वो भी सही है, बस विधि सही होनी चाहिए आपकी। कहीं ये हो कि विधि गलत है फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर हम उसमें ये नहीं कह सकते कि किताब वाले का आंसर गलत है या अपना आंसर गलत है, फिर तो पता ही है अभी अपनी विधि गलत है तो कोई इलाज नहीं। हाँ, विधि यहाँ पे पर्टिकुलर कभी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लिखा था कि कौन सी विधि का उपयोग करना है। हम जो 2-3 विधियाँ करेंगे उनमें से जो एप्रोप्रिएट विधि लगेगी आपको वो लगा सकते हो, ठीक है।